दोस्तों, एपिसोड 33 वन नाइट स्टैंड। धीरज आर्यन को फिर से नीचे तक देखने लगा और आर्यन की कमज़ोर हाथ और सुस्त आंखें देखकर धीरज को इस बात का यकीन नहीं था कि बलवीर सर आर्यन को कभी सेलेक्ट करेंगे। मगर ये रोहित की शर्त थी कि अगर धीरज को बलवीर सर से ट्रेनिंग लेनी है तो उसे आर्यन को अपने साथ ले जाना होगा। दूसरी तरफ जैसे ही अनिका अपने स्वीट में वापस आई, उसने देखा हमेशा की तरह रिया अपने फ़ोन में बिजी थी। वो बालकनी में बैठकर अपनी गेम के मज़े ले रही थी। अनिका ने अपना पर्स सोफ़ा पर फेंका और थककर खुद भी सोफे पर गिर गई। अभी वो रिलैक्स कर ही रही थी कि उसकी पर्स में फ़ोन बजने लगा। अनिका इतनी थकी थी कि उसके बगल में पड़ी पर्स में से फ़ोन निकालना भी उसे मुश्किल लग रहा था। जैसे उसने फ़ोन निकाला और बिना देखे किसका फ़ोन है उसने वो फ़ोन उठाकर कान में लगा लिया। फ़ोन उठाते उसने सामने से जोर जोर से एक 70 साल के बुजुर्ग की आवाज़ आने लगी। कब तक प्रैक्टिस से भागती रहोगी? तुम्हारे असली आलसीपन बिल्कुल नहीं चलेगा। देखो सुधर जाओ। जोर जोर से आती आवाज़ अनिका के कानों में चुभ रही थी। उसने फ़ोन का स्पीकर कान के पास से हटाया और कहा, बलवीर सर प्लीज़ चिल्लाइए मत, मैं बहुत थक गई हूँ। और हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए मेरे पास टाइम भी तो नहीं है। होना चाहिए, आपको पता है मैं सारा दिन बिजी रहती हूँ। फ़ोन पर थोड़ी देर खामोशी रही, फिर सामने से बलवीर सर की आवाज़ आई, तो फिर एक काम करो, तुम्हारी बेटी रिया को ही मेरे कैंप पे भेज दो। तुमसे बेहतर तो रिया मेरी स्टूडेंट बन सकती है। मैं उसे अपना शागिर्द बना लूँगा और फिर मेरे बाद यह ब्रह्मपुत्र मार्शल आर्ट कैंप का नाम वह आगे बढ़ाएगी। हाँ, यही सही रहेगा। तुमसे तो कोई उम्मीद ही नहीं रख सकता मैं। बलवीर सर का मार्शल आर्ट में एक बहुत बड़ा नाम था। उम्र के साथ साथ उनका स्वभाव थोड़ा सा गुस्से वाला हो गया था। उन्हें हमेशा से इस बात की चिंता रहती थी कि उनके बाद ब्रह्मपुत्र मार्शल आर्ट कैंप का क्या होगा। उनका पूरे दिल्ली में सिर्फ एक राइवल था, वह था पिलर ग्रुप के सुखवीर पाजी और बलवीर पाजी। ये कभी नहीं चाहते थे कि उनके होते हुए उनके बाद सुखवीर का अखाड़ा उनके अखाड़े से ज़्यादा नाम करे। अपने उसी खुशी और तेवर में बलवीर सर ने अनिका से फ़ोन पर कहा, अगर तुम्हारा बेटा मिल गया हो तो उसे भी साथ लेकर आना। मार्शल आर्ट लड़कों को ज़्यादा सूट करता है, मैं उसी को अपना वारिस बना लूँगा। अनिका ने एक लंबी उबासी भरी और सोफे पर लेटे दोनों हाथों से बदन तोड़ते बोले, क्या अब ब्रह्मपुत्र अकेडमी के इतने बुरे दिन आ गए कि आपको 6 साल के बच्चों का सहारा लेना पड़ रहा है? भले ही अनिका ने बात मजाक में कही हो, मगर बलवीर सर ने को ये बात बहुत सीरियसली ले गए थे। बहुत ही गंभीर आवाज़ में उन्होंने अनिका को जवाब दिया, ये नौबत आई किसकी वजह से? जानती हो, तुम्हारी वजह से। मेरी किस्मत ख़राब थी कि मैंने तुम पर भरोसा करके तुम्हें अपना शागिर्द बनाया, मगर तुम एक नंबर की आलसी निकली। मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। और उस सुखवीर को देखो कैसे माथा ऊंचा करके रोज़ मुझे टेंशन देता है। हमारी एकेडमी का कोई स्टूडेंट उनकी एकेडमी के स्टूडेंट का मुकाबला ही नहीं कर सकता। अरे एक टाइम था जब वह पिलर अकेडमी हमारे अकेडमी के बच्चों से इतना डरते थे कि कभी रास्ते मिल जाए तो वह अपना रास्ता बदल लेते थे, और आज हालात बिल्कुल उल्टे हो गए। ये सब तुम्हारी वजह से अनिका बेटा। अगर थोड़ा सा वक्त निकाल कर तुम आ सको तो आ जाओ। मुझे पता है कि तुम ही हो जो उन्हें मज़ा चखा सकती हो। अनिका जानती थी कि बलवीर पाजी की उम्र अब ढलने लगी थी, इसलिए बदले की भावना उनमें अब कुछ ज़्यादा ही तेज हो गई थी। अनिका ने उन्हें प्यार से समझाते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैंने कहा आपसे मैं नहीं लड़ सकती। ना तो मेरे पास टाइम और ना ही मुझे इंटरेस्ट है। बलवीर सर अनिका पर गुस्सा करे इससे पहले अनिका ने उन्हें कहा, अगर हाँ, मैं रिया को आपसे मिलने ज़रूर ले आऊँगी। ये बात सुनते ही बलवीर सर का गुस्सा जैसे एकदम गायब हो गया। उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते अनिका से पूछा, कब और कितने बजे आ रही है? मैं किसी को भेज दूँ तुम्हें रिसीव करने के लिए? अनिका हंसते बोली, बलवीर सर मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं खुद आ जाऊँगी रिया को लेकर। अनिका ने बलवीर सर को कब और कितने बजे आने वाली ये बात कर फ़ोन रख दिया। थकान के कारण अनिका को लगा जब गर्म पानी से नहा लेगी तो शायद उसकी थकान थोड़ी कम हो जाएगी। उसने पास ही रखा पानी का जग उठाकर पानी को
गिलास में डाला और पानी पीते हुए बेडरूम में शावर लेने चली गई। जैसे ही अनिका बाथरूम के अंदर गई, रिया ने कान के फोन निकाले और दौड़कर मेन डोर का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही उसने अपना हेडपोर्ट से पहन लिया। रिया, सनी और आर्यन कॉन्फ्रेंस कॉल पर एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। रिया बहुत अलर्ट थी। उसने न सिर्फ अपना स्वीट पर नज़र रखी बल्कि रोहित के स्वीट पर भी नज़र रखी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे रिया को किसी बड़े जासूसी मिशन पर बाहर निकली है। तभी उसकी हेडफोन में आर्यन की आवाज़ सुनाई दी। आर्यन ने रिया से कहा, ये जल्दी जल्दी छुप जाओ, रेडी बाहर निकल रहे हैं। जैसे रोहित ने दरवाज़ा खोला, रिया जल्दी से स्टेयरकेस में जाकर छुप गई। बाहर निकलते ही रोहित ने देखा कॉरिडोर में कोई नहीं था। शायद रोहित को बाहर किसी की आवाज़ सुनाई दी थी और चेक करने के लिए उसने अपनी स्वीट का दरवाज़ा खोला। उसने देखा कि बाहर कोई नहीं था तो दरवाज़ा बंद करके फिर से अपनी स्वीट में जाने लगा। तभी उसने अपने दरवाजे के बाहर एक नोट मिला। उस नोट में लिखा था, मीट मी इन माई रूम इन सम टाइम। रोहित ने सरप्राइज होकर वहाँ देखा और इससे पहले कि कोई उसे पढ़ते हुए देखे वो अंदर चला गया। रियन जोर से फ़ोन पर कहा, फर्स्ट टारगेट अचीव्ड। सनी जो इस वक्त होटल की लॉबी में बैठा था, उसने कॉन्फ्रेंस कॉल पर लिया और आर्यन से पूछा, क्या तुम दोनों ने वह दवाई उन दोनों को पिला दी थी? रिया ने कहा, हाँ, मैंने पानी की जगह में वह दवाई मिला दी थी। रिया ने कहा, हाँ, मैंने भी यही किया। आर्यन ने भी यही कहा, हाँ, मैंने भी यही किया और डैड ने उसे पी लिया। तभी रिया ने बड़ी उत्सुकता से सनी को पूछा, मगर चाचू ये तो बताइए उस दवाई में था क्या? सनी और आर्यन रिया को चुप कराते हुए कहा, बच्चे ऐसा सवाल नहीं पूछा करते, बस तुम इतना जान लो कि उस दवाई में से दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार जग जाएगा। भैया अनिका जी की ओर खींचे चले जाएंगे, फिर चाहकर भी अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। बस तुम दोनों प्रार्थना करो कि दवाई का असर जल्दी शुरू हो जाए। ये कहकर सनी ऊपर जाने के लिए अपने चला गया और सीधे इस फ्लोर का बटन दबाया। रोहित अपने स्वीट में बेचैन होकर घूम रहा था। उसे इस नोट का मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या अनिका इस वक्त उसे अपने स्वीट में इनवाइट कर रही थी। रोहित को अनिका का बिहेवियर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। कभी ऐसा लगता था कि उसे रोहित में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, तो कभी वही लड़की आर्यन से मेल जोल बढ़ाती और आर्यन से ये कहती तो वह उसे माँ बुलाए। और आज उसके दरवाजे पर मिला ये नोट दरअसल रोहित को जो दवाई उसे बिना पता चले उसके पानी में मिलाई गई थी, वह उसके दिमाग पर असर दिखाने लगी थी। अनिका का खूबसूरत चेहरा रोहित की नज़रों के सामने से हट ही नहीं पा रहा था। रोहित के अंदर अनिका को मिलने की तरफ बढ़ने लगी। रोहित यह भी जानना चाहता कि इस तरह रात को अपने कमरे में इन्वाइट करने के पीछे अनिका को क्या मकसद हो सकता था। अनिका जब बाथरूम में सावर ले रही थी तब उसे बाहर से कुछ गिरने के बजाय उसने बाथरूम से चिल्लाकर पूछा, रिया, क्या तुमने कुछ गिराया? जब कोई आवाज़ नहीं आई तो उसने शावर बंद करके बाथरोब पहन लिया। अनिका बाथरूम से बाहर आई। उसने देखा कि बेडरूम में तो कोई था ही नहीं। उसे लगा शायद रिया हॉल में कोई शैतानी कर रही होगी। जब वह लिविंग रूम में आई तो उसने मुँह से चीखने उसने देखा लिविंग रूम के सोफे पर एक आदमी बैठा था। अनिका रोहित को अपने कमरे में देखकर हैरान हो गई। रोहित सोफे पर उठकर से अनिका को कुछ कहने चाहता, उससे पहले उसकी नज़र अनिका पर पड़ी। अभी अभी साबर से निकलने की वजह से अनिका के बाल एकदम लाल थे, उसके बाल गीले थे। रोहित की नज़र सड़कती हुई अनिका की कमर पर गई। अनिका ने बाथरूम को कमर से कसकर बांध रखा था, जैसे उसकी कमर के कर्व्स रोहित के साफ नज़र आ रहे थे। यह देखकर रोहित ने अपनी नज़र और झुका दी और उसकी नज़र अनिका के पैरों पर पड़ी। एड़ियों से लेकर पैरों की उंगलियों तक बिल्कुल दूध से सफ़ेद अनिका के पाँव देखकर रोहित को गला सूखने लगा। रोहित को देख दिए ड्रग्स की वजह से अनिका की खूबसूरती की वजह से रोहित अपना कंट्रोल खोने लगा था। हालांकि रोहित एक जेंटलमैन था, उसने अपने आप पर कंट्रोल रखा। वह हिचकिचाते अनिका के पास गया और उसे पूछने की कोशिश करने लगा, आखिर अनिका ने इस तरह उसे यहाँ क्यों बुलाया था। मगर रोहित कुछ साफ बोल पर उससे पहले अनिका की पीठ ने रोहित को और आकर्षित कर लिया। रोहित को इस तरह पास आते देख अनिका बेहद घबरा गई। वह अपने कदम पीछे ले जा रही थी, मगर बड़ी हिम्मत से वो रोहित का सामना भी कर रही थी। उसने वैसे कहा, देखिए मिस्टर मार्गर, आप यहाँ इस वक्त नहीं हो सकते। इस तरह आप मेरे कमरे में कैसे आ सकते हो? देखिए आगे मत बढ़ना, मैं कह देती हूँ। रोहित तुरंत बोला, इस तरह मुझ पर हमला करने का क्या मतलब? खुद ही इस तरह रात को मुझे अपने कमरे में बुलाती और फिर ये सब लोग व्हाट इज रॉन्ग विद यू? रात के रोहित के मुंह से सुनने के बाद अनिका ने चीख कर रोहित से कहा, व्हाट इज रॉन्ग विद यू मिस्टर मार्गर? आप जानते भी हो आप क्या कर रहे हो? रोहित ने एक हाथ से अनिका का एक हाथ पकड़ने की कोशिश की। तभी अनिका ने कराटे का एक दाब लगाते हुए
रोहित के हाथ को पछाड़ दिया। रोहित ये देखकर सरप्राइज हो गया कि अनिका कराटे के इतने अच्छे दाव जानती थी। रोहित भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने भी अनिका पर कराटे का एक दाव आजमाया। उसने दाव लगाते वक्त उसे इस बात का ख्याल रखना था कि अनिका को चोट न लगे, मगर अनिका ने इसे अपने ऊपर एक शारीरिक हमले की तरह लिया। अनिका ने उल्टा दाव खेलकर रोहित को इस बार सीधा ज़मीन पर पटक दिया। ज़मीन पर गिरते ही रोहित कुर्सी फुर्ती से फिर अपने पैरों पर खड़ा हुआ। अनिका को रोकते हुए उसने अनिका को सोफे पर धकेल दिया। अनिका सोफे के पीछे जाकर गिरी और साथ ही सोफा अनिका के ऊपर जा गिरा। सोफे पर लगी हुई काजनिंग की वजह से अनिका को चोट नहीं लगी, मगर सोफे के नीचे से निकलते हुए अनिका ने इस बार दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए रोहित के गले पर एक जोरदार हमला किया। हमले में 2 सेकंड के लिए रोहित लड़खड़ा गया। रोहित को पता नहीं था कि उसका लड़खड़ा है ना हमले से ज़्यादा उसे दी गई नशीली दवाई की वजह से था। अनिका इस बार फ़ोन की तरफ दौड़ने लगी। उसने सोचा कि सिक्योरिटी को बुलाने में ही भलाई है, मगर जैसे ही अनिका फ़ोन को उठाती रोहित ने पीछे से अनिका का बाथरूम पकड़ लिया। अनिका आगे बढ़ जाने की कोशिश कर रही थी और एक्सीडेंटली अनिका का बाथरूम रोहित के हाथ में आ गया। इससे पहले कि रोहित को किसी बात का एहसास हो, अनिका बालकनी के पर्दे के पीछे छिप गई। उसने पर्दे से अपने शरीर को ढक लिया। रोहित नीचे की हालत में समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह करे तो क्या करे। अनिका रोहित थोड़ी देर तक एक दूसरे को बस सांस लेते हुए देख रहे। कुछ देर बाद अनिका को भी इस बात का एहसास हुआ कि उसके भी कदम लड़खड़ाने लगे थे। उसे इस बात का डर था कि कहीं उसके पर्दे से हाथ से पर्दा ना सरक जाए। बालकनी के पास टेबल पर अनिका एक लॉन्ग जैकेट पड़ी थी, मगर उसे लेने के लिए अनिका को पर्दे से बाहर निकलना पड़ता था। अनिका ने रोहित से कहा, तुम उस तरफ मुँह करके खड़े हो जाओ, मुझे मेरी जैकेट तक पहुंचना है। रोहित जो अभी भी नशे के हालत में, उसने बिना सोचे समझे अनिका से कह दिया कि अगर मैं तुम्हारी ऑफर ना मानूं तो। अनिका ने गुस्से में रोहित को जो इतना समझ लेना कि तुम मुझे इस रूम के बाहर जिंदा नहीं जा पाओगे। एक लड़की के मुंह से ऐसी धमकी सुनकर रोहित को महसूस हुआ कि उसे अपने आप को अब संभालना चाहिए। रोहित अब अनिका की पीठ करके खड़ा हुआ था और अनिका धीरे से पर्दे से बाहर निकली और उसने अपना लॉन्ग ओवर कोट पहना। कोट पहनते वक्त अनिका की नज़र रोहित पर खड़ी हुई थी। उसने देखा कि रोहित के पाम लड़खड़ा रहे थे। अब अनिका ने रोहित से कहा, अच्छा तो तुम्हें भी किसी ने ड्रग किया है। अनिका की ये बात सुनकर रोहित हैरानी से अनिका की ओर देखने लगा। एक लड़की को देखा तो एपिसोड 34 अपराधी। अनिका की ये बात सुनते ही रोहित तो हैरान रह गया। उसे लगा था कि उसे जो ड्रग्स दी गई थी वो कहीं ना कहीं अनिका का प्लान था। रोहित ने हैरान होकर अनिका से पूछा, तुमने ड्रग्स नहीं किया तो मुझे? रोहित की बात सुनकर अनिका ने अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, लगता है मिस्टर मारवा आपको अपने आप पर कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस है। अनिका ये कहते हुए अपने बेडरूम में चली गई। अनिका ने अंदर से दरवाज़ा बंद किया। बेडरूम जाकर अनिका ने कपड़े बदल लिए। वो अपनी जीन्स और कुर्ती पहनकर वापस आई। अनिका ने साइड टेबल पर पड़ा अपना लैपटॉप उठाया और सोफे की तरफ आई। उसने देखा कि रोहित अब बिल्कुल शांत सोफे पर बैठ चुका था। एज ए डॉक्टर अनिका को पता था कि ऐसे ड्रग्स देने पर किसी पुरुष की क्या हालत हो सकती थी। अक्सर ऐसे ड्रग्स देने पर किसी भी लड़के के अंदर 1-2 घंटे तक वासना की फीलिंग बार बार जागने लगती है, मगर कुछ ही पलों में रोहित ने अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल कर पाते हुए उन फीलिंग्स को अंदर दबा रखा था। कहीं ना कहीं अनिका रोहित का ये कंट्रोल देखकर हैरान हो गई थी। ड्रग्स का असर अनिका पर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बचपन से लेकर आज तक अनिका ने अपने हार्मोनल इनबैलेंस के चलते काफ़ी दवाइयाँ खाई हुई थी। कहीं ना कहीं उसकी बॉडी अब भारी ड्रग्स से इम्यून हो चुका था। रोहित गहरी सोच में अपने माथे पर हाथ रखकर आंखें बंद करके सोफे पर बैठा। तब जब अनिका ने लैपटॉप टेबल पर रखा तो उसकी आवाज़ से रोहित का ध्यान अनिका की ओर गया। अनिका ने जीन्स और कुर्ती में देखकर कहीं ना कहीं रोहित निराश हो गया था। उसने अनिका से कहा, अब मुझे यकीन हो गया कि वो ड्रग्स तुमने मुझे नहीं दिए। रोहित की इस बात पर अनिका को फिर गुस्सा आ गया। उसे लगा कि रोहित ऐसा सोच भी कैसा सकता था कि अनिका ऐसा कोई काम कर सकती थी। उसने रोहित को जवाब देते हुए, देखिए मिस्टर मारवा, मैं आपको पहले ही कह चुकी हूँ कि आप अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस मत रखिए। ना तो मैं आपको चाहती हूँ और नहीं आप मुझे। मैं आप में कोई इंटरेस्ट है। और एक बात आप साफ साफ सुन लीजिए, आपके मन में ऐसा वैसा कोई ख्याल लाइएगी भी मत। भले मुझे भी ड्रग्स दी गई हैं, ड्रग्स का थोड़ा बहुत असर मेरे अंदर भी है, मगर इस वक्त अगर आप अपने सारे कपड़े उतार कर मेरे सामने खड़े हो जाएंगे
तभी मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अनिका की आवाज़ सुनकर रोहित का ईगो भी हर्ट हुआ था। अनिका को पलटवार जवाब देते हुए रोहित ने कहा, तब तो आपकी कोई मेरी इंटरेस्ट के बारे में भी पता ही चल गया, क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले इस कमरे में बिना कपड़ों के आप खड़ी थी। अनिका का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। रोहित की बात सुनकर अनिका का अब एक सेकंड भी रोहित की मौजूदगी अपने कमरे में नहीं चाहती थी। उसने उठकर मेन डोर खोलने की कोशिश की ताकि वो रोहित को बाहर निकाल सके। कोशिश करने पर जब डोर नहीं खुला तो अनिका को एहसास हुआ कि शायद मेन डोर किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। अनिका हैरान हो गई। रोहित ने भी डोर खोलने की कोशिश की। उसे महसूस हुआ कि डोर शायद बाहर से लॉक था, तो वो अनिका के पास आकर बोल, लगता है किसी ने बाहर से कमरा लॉक कर दिया है। अनिका ने रोहित से पूछा, मगर ऐसा कौन कर सकता है? रोहित ने अनिका का बात का जवाब देते हुए कहा, शायद वही इंसान जो चाहता है कि हम दोनों, मतलब मेरा, कि हम दोनों एक साथ ही। हाँ, अनिका रोहित की बात का मतलब साफ समझ चुकी थी कि फिर से अपने लैपटॉप की ओर गई। अपने लैपटॉप की स्क्रीन खोलते अनिका ने उसे कहा, अपना अकाउंट नंबर और पासवर्ड डालिए इस लैपटॉप में। अनिका की ये बात सुनकर रोहित चौंक गया। रोहित को चौंकते हुए देख अनिका ने तुमने जब देख, घबराइए मत, अपना बैंक अकाउंट का पासवर्ड नहीं मांग रही। इस लैपटॉप के जरिए आप CCTV सर्विलांस कैमरों के सर्वर से कनेक्ट कीजिए, ताकि हमें पता चल सके कि हमें ड्रग्स देने वाला व्यक्ति कौन था। हमें पता लगा लेंगे कि हमें इस रूम के अंदर लॉक किसने किया। आइडिया सुनते ही रोहित ने जल्दी ही लैपटॉप स्क्रीन पर अपना अकाउंट और पासवर्ड डालने लगा। CCTV की फुटेज सामने आती। रोहित और अनिका ने होटल के टॉप फ्लोर यानी कि स्वीट्स के कॉरिडोर कैमरे की लाइव फोटो चेक की। रोहित और अनिका ने देखा कि इस वक्त ठीक उनके दरवाजे से बाहर 3 लोग दरवाजे पर कान लगाकर उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर दोनों हैरान रह गए। बाहर खड़े तीनों का चेहरा कैमरे से अपोजिट डायरेक्शन में था। तीनों ने अपना एक कान दरवाजे पर लगा रखा था। किसी का चेहरा ठीक से नज़र नहीं आ रहा था। अनिका और रोहित दोनों उन तीनों को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें साफ नज़र आ रहा था कि बीच में एक लंबा सा आदमी खड़ा था और उसके दोनों तरफ शायद 2 छोटे बच्चे थे। एक बच्चे की ड्रेस पर जब अनिका की नज़र गई तब उसने लैपटॉप स्क्रीन पर उंगली से इशारा करते हुए उसे कहा, ये तो रिया है, मेरी बेटी। तभी रोहित ने दूर से बच्चे के जूतों पर पड़ी तो रोहित ने जूतों के इशारा करके अनिका को बताया, और ये तो मेरा बेटा आर्यन लग रहा है। किसी का चेहरा साफ नज़र आने की वजह से उन तीनों को पहचानना मुश्किल हो रहा था, मगर लंबे आदमी की हाइट वाला लड़का की बॉडी जेस्चर को देखते हुए रोहित को पता चल चुका था कि वो पीछे वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि उसका कजिन सनी था। देखते ही रोहित का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। अनिका ने रोहित की ओर देखा और उसे ताना मारते कहा। अनिका ने कहा, अब समझ में आया कि ये अश्लील हरकत किसने की थी, मिस्टर मारवा। ये बीच में खड़ा आदमी तो मुझे आपका छोटा भाई सनी लग रहा है, और उम्मीद भी क्या थी की जा सकती है आपके छोटे भाई से, क्यों मिस्टर मारवा? रोहित को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अगर आज उसके हाथ में क्रिकेट की बैट दे दी जाए तो वो सनी को गेंद समझ के पीटने लगे। जब प्रेसिडेंशियल स्वीट 2402 में ये सब कुछ चल रहा था तब बाहर सनी और दोनों बच्चे दरवाजे पर कान लगाकर सब कुछ सुन रहे थे। सनी ने बाहर से दरवाज़ा लॉक कर दिया और फिर तीनों एक दूसरे की ओर देखकर हंसने लगे। सनी ने दोनों बच्चों को चुप रहने का इशारा किया और तीनों दरवाजे पर कान लगाकर अंदर की आवाज़ें सुनने की कोशिश करने लगे। जब अनिका और रोहित एक दूसरे पर कराटे की दाव आजमा रहे थे तो अंदर से कभी टेबल गिरने की आवाज़ आती तो कभी किसी चीज़ टूटने की अंदर से आती आवाज़ को सुनकर रिया और आर्यन घबरा कर सनी से पूछने लगे कि ये हमारे मम्मी डैड आखिर अंदर इतना झगड़ा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या नशा मिला दिया सनी चाचू ने उनकी दवाई में। दोनों को बच्चे समझाते हुए सनी कहने लगा, देखो मैंने दी हुई दवाई का असर सिर्फ बड़ों पर होता है, छोटे बच्चों अभी वो बात समझ नहीं पाएंगे। और घबरा मत, अंदर जो कुछ भी होने वाला वो हमारे मिशन को सक्सेस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। रिया ने बड़ी इनोसेंटली सनी से पूछा, मगर कहीं ये दोनों एक दूसरे से झगड़ा करके एक दूसरे के हाथ पाँव न तोड़ दें? अगर ऐसा हुआ तो वो दोनों एक दूसरे से प्यार तो बहुत दूर तक एक दूसरे को देखेंगे भी नहीं। कल से अंदर होने वाली सारी बात सनी को बच्चों को नहीं बता सकता, इसलिए सनी ने बात बनाती हुई रिया से कहा, अंदर जो होने वाला है वो दोनों का प्यार बढ़ाएगा। पिछली बार जब ऐसी मारामारी इन दोनों के बीच हुई थी तब तुम दोनों पैदा हुए थे। सनी की बातें आर्यन और रिया के समझ के बाहर थी, मगर सनी का कॉन्फिडेंस देखकर दोनों सनी के प्लान में खुशी शामिल हो गए थे। तीनों फिर से अपना कान दरवाजे पर लगाकर अंदर की बातें सुनने की कोशिश करने लगे। थोड़ी देर बाद अंदर से
आने वाली आवाज़ें एकदम से रुक गई। जब अंदर का माहौल बिल्कुल शांत हो गया तब सनी ने एक राहत की सांस लेते हुए बच्चों से कहने लगता है, आज दवाई का असर दोनों पर पूरी तरह से काम करने लगा है। अंदर एक्चुअली क्या हो रहा था उन बातों से तो सनी बिल्कुल अनजान था। ऐसे लग रहा था कि अंदर जो कुछ भी हो रहा था वो उसके प्लान के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट था। सनी ने दोनों बच्चों को कंधे पर हाथ रख कहा, अब ज़रा बच्चों ये मुझे बता कि तुम दोनों रोहित भैया को कब अपनी असलियत बताने वाले हो। रिया और आर्यन गहरी सोच में पड़ गए। रिया को एहसास हुआ कि कभी ना कभी इस बात से पर्दा तो उठाना ही पड़ेगा, मगर वो चाहती थी कि इससे पहले रोहित और अनिका दोनों सचमुच एक दूसरे से प्यार करने लगे ताकि रिया और आर्यन को दोनों पेरेंट्स का प्यार मिल सके। नन्ही रिया ने बस एक बार मम्मा रोहित की दादी का इलाज कर दे, उसके बाद हम दोनों को सब कुछ सच सच बता देंगे। आर्यन भी चाहता था कि उसकी मॉम को सब कुछ पता चल जाए ताकि उसे ढूंढने की उसकी मॉम की तलाश हमेशा के लिए खत्म हो। आर्यन के मन में एक सवाल आया कि उसने अगर इस वक्त मॉम और डैड एक दूसरे को प्यार में नहीं पड़े तो हम क्या करेंगे। मैंने बड़ी गंभीरता से इस बात का आंसर दिया, अगर आने वाले कुछ दिनों को गुजर जाने के बाद अगर मॉम और डैड एक दूसरे के प्यार में नहीं पड़े तो फिर हम उन्हें ज़्यादा खुश नहीं किए, फिर हम समझ लेंगे कि जो कुछ भी हो रहा है बस वो हमारी किस्मत में लिखा है। अभी रिया ने जो बातें कही थी वो सुनकर तीनों के चेहरे थोड़े उदास हुए। सनी ने दोनों के कंधों पर हाथ रखा और वो तीनों बड़े दरवाजे के बाहर बैठ गए। तभी दरवाजे पर किसी ने जोर से लात मारी। अंदर से रोहित की आवाज़ आई, सनी अभी क्या भी दरवाज़ा खोलो वरना तुम जानते नहीं मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। अंदर से रोहित ने दरवाजे पर जोर से लात मारी। लात इतनी जोर से थी कि दरवाज़ा का लॉक रोहित की लात से ही खुलने वाला था। सनी ने बाहर से जो कड़ी लगाई थी उसकी वजह से दरवाज़ा का खुलना मुश्किल हो रहा था। रोहित ने सनी को अल्टीमेटम दिया कि अगर उसके 10 गिरने से पहले दरवाज़ा नहीं खोला तो रोहित भूल जाऊंगा कि सनी उसका छोटा भाई है। अनिका ये सब कुछ देखकर डबल माइंड में पड़ गई कि कभी ऐसा उसे लगता कि कहीं सचमुच रोहित भी उसकी तरह किसी के प्लान का शिकार बन रहा था और कभी उसे ऐसा लगता कि ये सारी प्लानिंग खुद रोहित की थी और उसका भाई सनी रोहित के सारे पर काम करता एक कठपुतली था। रोहित की आंखों में बेहद गुस्सा था और उसके भाई के पर शर्मिंदगी भी थी। रोहित ने अपनी उंगलियों पर काउंटिंग गिनना शुरू की, 1 2 3 4 5 6 7। अभी रोहित 8 कहता उससे पहले बाहर से दरवाज़ा अनलॉक होने की आवाज़ आई। दरवाज़ा अनलॉक होते ही रोहित ने दरवाज़ा खोला। सामने बहुत घबराया हुआ सनी खड़ा था। होटल कॉरिडोर भी फुली एयर कंडीशनर था मगर सनी को बहुत पसीना छूट रहा था। रोहित बिना कुछ कहे सनी की आंखों में आंखें डालकर सनी के सूट से बाहर निकला और बड़ी नॉर्मल आवाज़ में सनी से बोला, आर्यन कहाँ है। सनी ने अपनी सूट की ओर इशारा करते कहा, उसे अंदर भेज दिया है। सनी के मुंह से ये बात सुनते रोहित ने सनी का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपनी सूट के अंदर ले गया। जब अनिका ने देखा कि सनी और रोहित अपनी सूट में चले गए तो वो रिया को ढूंढती हुई कॉरिडोर में आई। रिया कॉरिडोर में कॉर्नर में छुप गई थी और जैसे ही उसने देखा कि रोहित और सनी ने अपने सूट का दरवाजा बंद कर लिया तो वो अनिका के सामने आ गई। अनिका ने एक बार रोहित के कमरे की ओर देखा और फिर रिया की ओर देखा और उसका हाथ पकड़ा अपनी सूट में ले गई। अंदर अनिका और रिया डाइनिंग टेबल पर बैठकर एक दूसरे को देखने लगे। अनिका की नज़रें रिया पर गड़ी हुई थी। रिया ने अपनी नज़रें झुका ली थी। रिया का ये आइडिया हमेशा अनिका पर काम करता था। रिया बेहद भोली और इनोसेंट शक्ल बनाकर जब ज़मीन की ओर देखने लगी तब अनिका का दिल पिघल जाता और उसका सारा गुस्सा शांत हो जाता। मगर आज रिया की भी ये चाल भी काम नहीं कर रही थी। तभी अनिका ने एक बेहद धीमी और मगर गुस्से वाली आवाज़ से रिया से पूछा, किसने कहा तुमसे ये सब करने के लिए? तुम मुझे और रोहित को मिलवाना क्यों चाहती हो? जब रिया को पता चला कि इस बार अनिका सचमुच बहुत गुस्से में थी तब रिया को सचमुच बहुत डरने लगने लगा था। वो अपने दोनों हाथों के उंगली एक दूसरे के ऊपर रखकर मसलने लगी। तब अनिका अपनी चेयर से उठकर रिया के पास गई फिर से पूछा, क्या चाहती हो तुम कि मैं उस रोहित मारवाड़ के साथ शादी कर लूँ? अनिका की ये बात सुनते ही रिया ने एकदम से जवाब दिया, हाँ मम्मा, ज़रा सोचो आप दोनों एक साथ चलते हुए कितने अच्छे लगेंगे। वो इतने हैंडसम हैं, इतने पैसे वाले हैं और इतने इंटेलिजेंट भी हैं, क्या कमी है उनमें मम्मा? रिया के मुँह से ये बात सुनकर अनिका को बहुत बड़ा शौक लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी सी उम्र में रिया इतनी बड़ी प्लानिंग कैसे कर सकती थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रिया अपनी मम्मा के लिए हस्बैंड ढूंढ रही थी। अनिका शौक से बाहर आती हुई रिया से पूछ, तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये सारी प्लानिंग किसकी थी? रिया बहुत घबरा चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अनिका को क्या बताए। रोहित की दादी के इलाज तक अनिका से सब कुछ छुपाना था। जब अनिका ने देखा कि रिया अपने मुँह नहीं खोले तो अनिका ने रिया का मुँह ऊपर उठाकर उसे पूछा, क्या रोहित के भाई सनी की साजिश थी ये?
रिया ने अनिका की नज़रों से नज़रें मिलाकर कहा, हाँ ये सनी चाचू की प्लानिंग थी। एक लड़की को देखा तो एपिसोड 35 चार्टर्ड फ्लाइट। रोहित के प्रेसिडेंट स्वीट में सनी डाइनिंग टेबल के पास खड़ा होकर कांपते हुए पैरों से इस रोहित के जूतों की तरफ ही देखे जा रहा था। सनी के माथे से पसीने का बहना रुक ही नहीं रहा था। रोहित को उसे देखकर इस वर्ष आर्यन को डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके मन में एक उम्मीद थी कि आज के ये प्लान कम से कम रोहित को अनिका से एक कदम और नज़दीक ले आया था। रोहित थोड़ी देर बस यूँ सनी को देखकर फिर डाइनिंग टेबल के पास रखी चेयर के ऊपर से रोहित खड़ा हुआ, और रोहित जैसे खड़ा हुआ सनी को लगा कि रोहित उसे थप्पड़ मारने के लिए खड़ा हुआ है। वो डर कर पीछे भाग गया। रोहित ने अपने हाथ अपनी जेब में डाल दिए। बड़ी सख्त आवाज़ में रोहित ने सनी से कहा, ये सारी प्लानिंग करने की क्या ज़रूरत थी? क्या चाहते थे तुम? क्या तुम जानते हो तुम्हारी वजह से मैं इस वक्त सलाखों के पीछे हो सकता था? मेरे ऊपर अगर उसने हैरेसमेंट की कंप्लेंट की होती या फिर उसने सिचुएशन का गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश की होती तो पता क्या होता? इसी बात का सनी के पास कोई नहीं जवाब नहीं था। उसने कांपती हुई आवाज़ में रुक कर उससे बात करने शुरू की। भैया, आप अभी यंग हो, इतने हैंडसम हो, और आप जिस तरह अकेली ज़िंदगी जी रहे हो मुझसे वो देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी लड़की की साथ की ज़रूरत है। यू नीड ए पार्टनर। इसलिए मैंने सोचा कि अगर आज आपको सनी आगे कुछ एक भी शर्त कहे उससे पहले रोहित ने उसका मुँह बंद कर देगा। चुप हो जाओ बेशरम, इतनी घटिया प्लानिंग करते हो, ऊपर से छोटे बच्चों को भी अपनी प्लानिंग में इन्वॉल्व करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इस बात की सज़ा ज़रूर मिलेगी। आज से 6 महीने तक तुम्हारी पॉकेट मनी बंद। न तुम्हें मुझसे कोई पैसे मिलेंगे और ना ही तुम अपने घर से कोई पैसा मंगवा सकते। रोहित के मुँह से सज़ा सुनकर एक्चुअली सनी ने राहत की सांस ली। वो सो गया कि इतनी कम सज़ा। रोहित ने उसे माफ़ कर दिया था और इसी शौक में इसके मुँह से निकल गया बस इतनी छोटी सज़ा। सनी की इस बात पर रिएक्ट करते रोहित ने कहा, लगता है तुम्हें सज़ा कम लगे, ठीक है तो फिर। रोहित आगे कोई सज़ा सुने उससे पहले सनी ने अपने हाथ जोड़ लिया। रोहित से कहा, अरे भैया, मेरा मतलब कि इतनी बड़ी सज़ा दोगे आप मुझे इतनी छोटी सी बात के लिए? मैं तो सोच कर भी कांप जाता हूँ कि 6 महीने तक अगर मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तो मेरी गेम की क्रेडिट कैसे भरूँगा, गेमिंग बैलेंस कैसे रिचार्ज करूँगा? ये सब सोचकर एक ही सेकंड में मेरा सर फटा जा रहा है। भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। सनी भले ही रोहित से माफ़ी मांग रहा था अपनी सज़ा कम करने के लिए, मगर अंदर ही अंदर उसे पता था कि जो कुछ भी उसने किया था उसके बाद इतनी कम सज़ा उसे मिलेगी ऐसा उसने एक्सेप्ट नहीं किया था। सनी झूठ मूठ रोने का नाटक करते हुए अपने कमरे में चला गया। बेडरूम के दरवाजे के पास खड़े आर्यन की ओर देखा। रोहित को लगा कि ऐसी प्लानिंग में ज़रूर आर्यन को सनी ने ही फंसाया होगा। आखिर वो इस टॉपिक पर आर्यन से क्या बात करता? रोहित ने आर्यन को इशारा करते हुए अपने बेडरूम में जाने को कहा। आर्यन और सनी के जाने के बाद रोहित बालकनी की इजी चेयर पर बैठकर आसमान की ओर देखने लगा। उसे अनिका के कमरे में हुई सारी बातें याद आने लगी। उसके गीले बाल, अनिका की आंखें, अनिका के होठ बार बार रोहित की आंखों के सामने आ रहे थे। रोहित ये नहीं समझ पा रहा था कि जो अट्रैक्शन आज तक उसे किसी लड़की से नहीं होता वो अनिका के लिए कैसे हो सकता था। तो अभी उससे वो मोमेंट याद आई जब अनिका के शरीर से उसका बाथरूम फिसल कर रोहित के हाथ में आ गया था। रोहित ने आंखें बंद कर ली और इजी चेयर पर से खड़ा हो गया। अपनी इस सोच पर रोहित खुद हैरान हो गया था, मगर एक बात रोहित की समझ में आ गई थी कि कहीं ना कहीं रोहित खुद ही चाहता था कि आज जो उसके अनिका के बीच होते उतरे गए, काश वो हो जाता। दूसरे दिन सुबह जब अनिका की आँख खुली तो उसने महसूस किया कि उसका सर अभी भी थोड़ा चकरा रहा था। उसे दिए गए ड्रग के हैंगओवर से उसका सर अभी भी भारी था। अनिका को रोहित की दादी माँ का इलाज कराने चंडीगढ़ जाना था। उसे होटल पैराडाइज से चेकआउट करने से पहले पैकिंग भी करनी थी। तभी अनिका को रोहित का एक लंबा चौड़ा मैसेज आया। मैसेज मिलकर रोहित की दादी माँ को दिल्ली की एक बड़ी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज़ और इक्विपमेंट्स का ज़्यादा बेहतर होंगे। सर्जरी में कोई दिक्कत नहीं हुई। साथ ही रोहित ने अनिका के ट्रेवल की पूरी आइटिनरी भी भेज दी। इसमें लिखा था कि नीचे गाड़ी उसका और उसकी बेटी का इंतज़ार कर रही होगी जो उसे एयरपोर्ट तक ले जाएगी, और गाड़ी ड्राइवर उसे ठीक डिपार्चर गेट तक छोड़ आएगा। उसका सामान भी ड्राइवर एयरक्राफ्ट में बोर्ड करवा देगा। और साथ ही लिखा था कि उसे किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अब किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस वह ड्राइवर से कह दे
और उसका काम तुरंत हो जाएगा। इस बात की जिम्मेदारी रोहित की होगी। थोड़ी देर बाद होटल से चेक आउट करके अनिका रिया को लेकर रोहित ने भेजी हुई कार में बैठ गई। कार उसे एयरपोर्ट तक ले गई, लेकिन फिर अचानक कार ने एयरपोर्ट के लेफ्ट से लगा हुआ एक रास्ता पकड़ लिया। अनिका हैरान हो गई। उसने ड्राइवर से पूछा, एयरपोर्ट तो राइट हैंड साइड पर चला गया है, आप ये गाड़ी किस रूट पर ले जा रहे हैं? उसने ड्राइवर से पूछा, एयरपोर्ट तो राइट हैंड साइड पर चला गया है, आप ये गाड़ी किस रूट पर ले जा रहे हो? ड्राइवर ने पोलाइटली अनिका की बात का जवाब दिया, मैडम ये रास्ता डायरेक्ट रनवे पर पहुंचने के लिए प्राइवेट रूट है। ये बात सुनकर अनिका ना सिर्फ इम्प्रेस हुई थी पर हैरान भी हो गई थी। जैसी गाड़ी एक फाटक पर पहुंची, गाड़ी का नंबर नोट किया गया और फाटक पर खड़े गार्ड ने अनिका और बच्ची को देखकर अंदर बैठे गार्ड को फाटक को करने का इशारा किया। अनिका ये सब कुछ फिल्मों में से पहले देख रखा था कि वीवीआईपी लोग कैसे ट्रेवल करते, मगर आज उसे इस बात का खुद एक्सपीरियंस हो रहा था कि अनिका की कार एक छोटे से एयरक्राफ्ट के बगल में आकर खड़ी हो गई। अनिका और रिया जब तक कार से उतरे तब तक अनिका को इस बात का पता चलता था कि आज एक प्राइवेट जेट में ट्रेवल करने वाली थी। जैसे रिया और अनिका फ्लाइट में बोर्ड हुई, सामने से एक आवाज़ आई, तो तुम हो वो शैतान बच्ची जो मम्मी की कई बातों को फॉलो नहीं करती। रिया की तरफ देखकर अंदर बैठी अंजलि आंटी ने कहा। फ्लाइट पर अंजलि आंटी और किशन अंकल को देखकर अनिका सरप्राइज हो गई। अंजलि आंटी ने रिया को हक करते हुए कहा, ओह माय गॉड, लुक एट हर, कितनी खूबसूरत आंखें, सी लुक्स लाइक एन एंजल राइट फ्रॉम द हेवन। किशन जी ने रिया को अपने पास बुलाकर बिठा लिया और वो रिया के साथ बात करने लगे। अनिका और अंजलि फ्लाइट के दूसरे किनारे पर बने एक छोटे से काउच पर बैठ गए। फ्लाइट अंदर से बेहद शानदार थी। एयरक्राफ्ट के अंदर 2 बेडरूम्स भी दिए गए थे। रोहित ने इस बात पर खास ध्यान दिया था कि अनिका अपने ट्रेवल के दौरान सोना चाहती थी। अंजलि ने अनिका के सामने रोहित की तारीफ करते हुए कहा, रोहित अपनी बातों का पक्का है और उसका बेस्ट टेस्ट आसान है, लाजवाब। आजकल की जनरेशन के लड़कों में ऐसा क्लास कहाँ देखने को मिलता है। जब उसे पता चला कि तुम हमारी भांजी हो, उसने हमें दोनों को साथ ही फिक्स कर दिया। किशन अभी पूरी तरह से ठीक नहीं। मैंने सोचा तुम रोहित की दादी का इलाज करने के बाद दिल्ली जा रही हो, उसी हॉस्पिटल में थोड़े दिन किसी भी अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अनिका ने अंजलि आंटी से कहा कि वो सर्जरी से पहले थोड़ा आराम करना चाहती है। उसने जब अपनी मेडिकल कंडीशन के बारे में अंजलि मामी से कहा तो अंजलि आंटी भी फ़ौरन मान गई। मामी ने अनिका से कहा, तुम रिया की चिंता मत करो, मैं और तुम्हारे मामा यहाँ उसका ख्याल रखेंगे, तुम अंदर बेडरूम में जाकर आराम करो। 1 घंटे के अंदर फ्लाइट ने दिल्ली रनवे पर लैंड किया। एयरक्राफ्ट से बाहर निकलने के बाद नीचे खड़े गार्ड ने चारों पैसेंजर के ऑफिशियल पेपर वर्क चेक किया और उन्हें रोहित की भेजी हुई गाड़ी में बिठा दिया। रास्ते में अंजलि मामी ने अनिका से कहा, बेटा इफ़ यू डोंट माइंड, तुम अपने मामा को हॉस्पिटल की स्पेशल बोर्ड में ले जाओ, मैं रिया को लेकर घर जाती हूँ, हम दोनों वहाँ थोड़ा आराम करेंगे, फिर तुम लोगों से मिलने हॉस्पिटल आ जाएंगे। अनिका वैसे भी रिया को हॉस्पिटल नहीं ले जाना चाहती थी, इसलिए उसने मामी को ऑफ़र मान लिया और कहा, मामा की बिल्कुल चिंता न कीजिए और मैं उनका ख्याल रखने के लिए मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। मामा ने इस बात पर तुरंत आगे की सीट से मुड़कर कहा, बेटा जब से तुमने मेरी सर्जरी की है तुम्हारे माँ पहले से ज़्यादा फिट हो गए हैं और बेटा जब से तुम मिली हो हमें किसी बात की फिक्र नहीं। थोड़ी देर में गाड़ी दिल्ली की लाइफ केयर हॉस्पिटल के गेट में दाखिल हुई है। हॉस्पिटल भी खुद मारवा परिवार का ही था, मगर मनाली के मुकाबले इस हॉस्पिटल में काफ़ी मॉडर्न टेक्निक और इक्विपमेंट्स मौजूद थे। देश भर के वीवीआईपी भी यहाँ पर आकर अपना ट्रीटमेंट करवाते। इस हॉस्पिटल में जाकर किसी को भी 1 सेकंड के लिए यह ख्याल जरूर आता कि आखिर यह हॉस्पिटल है या कोई 5 स्टार होटल। अनिका ने हॉस्पिटल को स्टाफ के साथ मिलकर किशन अंकल को हॉस्पिटल के वीवीआईपी वार्ड में शिफ्ट करवाया। एडमिट करने के बाद बेड पर लेटे किशन मामा ने अनिका से कहा, बेटा अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं चाहता हूँ कि घर चला जाऊँ और तुम्हारी बेटी रिया के साथ थोड़ा खेलूँ।
बड़ी प्यारी बच्ची है, उसके साथ फ्लाइट पे कब वक्त निकल गया पता ही नहीं चल। दिल करता है कि उसकी दौड़ कर घर चला जाऊँ, लेकिन तेरी मम्मी कहती हैं अभी और थोड़े दिन मुझे अंडर ऑब्जर्वेशन रहना होगा। अनिका ने एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ मामा की बात का जवाब दिया। मामी ठीक ही तो कह रही हैं, थोड़े दिन और अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे तो हर्जी क्या है, बेटर सेफ देन सॉरी। किशन अंकल को BBI पे बाद में सेटल करने के बाद अनिका को ICU में जाना था। उसने रोहित की भेजी हुई अपनी दादी की सारी रिपोर्ट पहले से पढ़ ली थी। अब उसे जल्दी से सर्जरी शेड्यूल करनी थी और दादी माँ का इलाज करना था। उसे पता था कि ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद ही उसके बेटे की इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी। जब अनिका ऊपर किशन मामा के साथ ही थी तब ICU वार्ड के बाहर रोहित का परिवार इकट्ठा था। रोहित के साथ छोटा आर्यन भी मौजूद था। परिवार के कुछ लोग रोहित का विरोध कर रहे थे और रोहित से कह रहे थे तुम्हारी जिद की वजह से हुआ ये सब, इस बच्चे के कदम ही मनुष्य हैं। जिस जब से मारवा खानदान में उसकी एंट्री हुई है हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, सब बुरा हो रहा है, कंपनी लॉस कर रही है। और दादी माँ की हालत देखी तुमने, आज इस लड़के के कदम पड़ते ही उसकी कंडीशन और भी खराब हो गई। क्या जरूरत थी चंडीगढ़ के अस्पताल से उन्हें यहाँ शिफ्ट करने की। रोहित एक रिस्पॉन्सिबल आदमी था। जब सब बातों के जवाब देते उसने कहा चंडीगढ़ की हॉस्पिटल से बेटर ऑपरेशन की सुविधा इस हॉस्पिटल में मौजूद है। जाहिर सी बात है उनकी सर्जरी सक्सेसफुल होने के बाद ज़्यादा चांसेस यहीं पर थे। और जो मैंने जो डिसीजन लिया वह दोनों हॉस्पिटल में मौजूद बड़े बड़े डॉक्टर की सलाह से लिए हैं। ये बात सुनते ही परिवार की एक औरत ने कहा मैं रोहित की बात से नहीं सहमत हूँ, इस सब में रोहित का कोई फॉल्ट नहीं है। एक्चुअली जो कुछ भी दादी माँ के साथ हो रहा है वह सिर्फ और सिर्फ इस शैतान आर्यन की वजह से है। ही डज नॉट डिजर्व टू बी इन द फैमिली। इसकी वजह से दादी माँ का एक्सीडेंट हो रहा, जिसके आते ही उनकी कंडीशन पहले से बदतर हो गई। धन्य आर्यन को परिवार की ऐसी बातें सुनने के बाद आदत बहुत पहले से थी। वह टेंशन में खड़ा बस सबको देख रहा था और भगवान से प्रे कर रहा था कि उसकी ग्रैंड यानी कि उसकी बड़ी दादी जल्दी से ठीक हो जाए। आर्यन को इस बात का भी टेंशन था कि कहीं अनिका वहाँ कर उसे रोहित के साथ ना देख ले। इसलिए मौका देख के आर्यन ने कह दिया अगर ये लोग नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूँ तो दादी के माँ के पास तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। आर्यन की बात सुनकर रोहित के परिवार के लोगों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर आर्यन ने रोहित का हाथ पकड़कर उसे प्यार से एक रिक्वेस्ट की, प्लीज़ लेट मी गो फ्रॉम हियर। एक लंबी सांस छोड़ते हुए रोहित ने हॉस्पिटल के एक पुराने स्टाफ से कहा कि आर्यन को हॉस्पिटल में ही बने प्राइवेट रूम में लेकर जैसे आर्यन वहाँ से निकला। अनिका तेज़ी से ICU वार्ड की तरफ आई। आर्यन ने अनिका को आते हुए देखा। आर्यन हॉस्पिटल के स्टाफ से जिद करने लगा कि वह उसे अपनी गोद में उठा ले। जैसे स्टाफ आर्यन को गोद में उठाया, आर्यन अपना सर स्टाफ कंधे पर रख दिया और पीछे की ओर देखने लगा, जिससे अनिका का उसका चेहरा ना देख पाए। अनिका का ध्यान ICU के बाहर खड़े लोगों पर था। जब आर्यन अनिका की बजगल से पास हुआ तब अनिका का ध्यान उस पर नहीं पड़ा। अनिका ICU वार्ड के पास पहुंची उससे पहले कि रोहित अनिका का इंट्रोडक्शन बाकी परिवार वालों से करवाता। ICU के अंदर से एक नर्स बाहर आई और दौड़ते परिवार के साथ खड़े एक डॉक्टर के पास आकर उसने कहा सर प्लीज़ हरी अप, आई थिंक वी आर लूजिंग हर। एक लड़की को देखा तो एपिसोड 36 आर्यन दोषी है। आर्यन की आवाज़ सुनते ही अनिका ने अपने पाम से लिपटे एक बच्चे की ओर देखा। लगभग रिया की उम्र का एक बच्चा अनिका की टांगों से लिपट कर उसे रिक्वेस्ट कर रहा था। बच्चे के मुंह पर मास्क होने की वजह से अनिका को उसका चेहरा तो नज़र नहीं आ रहा था, मगर बच्चे की आँखों पर देखकर अनिका को ऐसे लग रहा था जैसे वह सालों से इन आँखों को पहचानती थी। तभी अंदर से एक नर्स बाहर आई और उसने अनिका से कुछ दूरी पर खड़ी डॉक्टर साली से कहा डॉक्टर प्लीज़ एक बार आप अंदर आकर पेशेंट को अटेंड कीजिए, आई थिंक द पेशेंट इज स्टार्टिंग टू रिएक्ट। डॉक्टर साली और बाकी का मेडिकल स्टाफ ICU वार्ड में दादी माँ का एग्जामिन करने चला गया। अनिका ने उस पाँव से लिपटे बच्चे से धीरे से अपने से अलग किया और कहा सी विल बी फाइन, डोंट वरी। अनिका के दिमाग में इस वक्त सिर्फ पेशेंट की जान बचाने का ख्याल चल रहा था।
इसलिए बच्चे पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अनिका भी डॉक्टर शालिनी के पीछे पीछे आई और आईसीयू वार्ड में दौड़कर जाने लगी। अंदर जाने पर अनिका ने देखा कि 3-4 मशीन बिप करके अलार्म दे रही थी। दरअसल दादी माँ का ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ गया था, जो ऐसी कंडीशन में उनके लिए अच्छा नहीं था। अनिका को ये सारी रीडिंग्स बढ़ते हुए देखकर डॉक्टर शालिनी ने अनिका से पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या मैं जान सकती हूँ आप कौन है और आईसीयू वार्ड में क्या कर रही हो? आई एम सॉरी, मगर आपको इस वक्त आईसीयू में वार्ड से बाहर जाना होगा। मिस अनिका यहाँ मेरे कहने पर आई हैं। पीछे से रोहित की आवाज़ आई। रोहित ने डॉक्टर शालिनी से कहा, मेरी रिक्वेस्ट पर अनिका जी यहाँ आई हैं। वह दादी माँ को बचाने में आप लोगों की मदद करेंगी। थोड़ी देर शालिनी सोच में पड़ गई। शालिनी ने इतना तो गेस कर लिया था कि अगर रोहित चाहता था कि अनिका ट्रीटमेंट में उनकी मदद करे तो फिर ज़रूर वो एक डॉक्टर होंगे और डॉक्टर शालिनी के ट्रीटमेंट में कोई और डॉक्टर उसे ओपिनियन दे उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। मगर न सिर्फ रोहित पेशेंट का पोता था, मगर हॉस्पिटल का ट्रस्टी भी था। इसलिए रोहित की बात मान रखते हुए डॉक्टर शालिनी ने अनिका को ट्रीटमेंट में पार्टिसिपेट करने की इजाज़त दे दी। अनिका अपने हाथ फोल्ड करके एक साथ खड़ी होकर पेशेंट को ऑब्जर्व कर रही थी। डॉक्टर शालिनी ने अनिका को देखा और उसे पूछा, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डॉक्टर अनिका, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड ब्लड प्रेशर नीचे लाने के लिए एक बहुत ही भरोसेमंद दवाई थी। अनिका ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए डॉक्टर शालिनी को आगे बढ़ने के लिए कहा। डॉक्टर शालिनी ने दादी माँ को इंजेक्शन दिया और थोड़ी ही देर में उनकी कंडीशन स्टेबल होने लगी। दादी माँ की मेडिकल रिकॉर्ड्स और लेटेस्ट सीटी स्कैन रिपोर्ट्स को देखकर अनिका कुछ सोचने लगी। दादी माँ की कंडीशन थोड़ी स्टेबल होने के बाद डॉक्टर शालिनी अपने ग्लव्स उतारती हुई आईसीयू से बाहर निकल गई। उसके पीछे अनिका भी कुछ सोचते हुए बाहर से निकल गई। आईसीयू वार्ड से पहले शालिनी बाहर निकली और उसके पीछे अनिका। शालिनी ने देखा सामने रोहित, जो पहले ही बाहर आ चुका था। वह बहुत नर्वस होकर कॉरिडोर में हवा घूम रहा था। दोनों डॉक्टर्स को बाहर आते देख रोहित डॉक्टर की ओर बढ़ने लगा। शालिनी को लगा अब रोहित उससे कोई सवाल पूछेगा, इसलिए उसने अपने मास्क निकालकर रोहित से बात करने की तैयारी की। मगर रोहित डॉक्टर शालिनी के पास से गुजरते हुए सीधे अनिका के पास गया। रोहित ने अनिका से पूछा, क्या दादी माँ का ऑपरेशन पॉसिबल है? इससे पहले कि अनिका रोहित को जवाब देती, डॉक्टर शालिनी ने अपने शांत अंदाज से रोहित के सवाल का जवाब देने शुरू कर दिया। मिस्टर मारवा, दादी माँ की कंडीशन फिलहाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उन्हें हाई ब्लड प्रेशर है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर भी हुआ है और उन्हें इस सब से उनके हार्ट की कंडीशन पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अगर इस वक्त उन पर कोई ऑपरेशन किया तो काफ़ी परेशानी आ सकती है। अगर खुद डॉक्टर अमृता भी यहाँ यह कर इनका ऑपरेशन करती तो भी सक्सेस रेट 20% से ज़्यादा नहीं होती। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इवन ऑफ डॉक्टर अमृता टू सेव राइट नाउ। इनफैक्ट 70% चांस तो है कि पेशेंट शायद ऑपरेशन के बीच में ही दम तोड़ दे। और ये एक बात, ये ऑपरेशन की उनकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा। अगर दादी माँ लकी हुई और बच भी गई तो उनका हार्ट बुरी तरह से डैमेज हो जाएगा और फिर उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 महीने होंगे जीने के लिए। डॉक्टर शालिनी ने हल्की स्माइल देते हुए अनिका से फॉर्मेलिटी निभाते हुए पूछा, आई एम राइट डॉक्टर अनिका? डॉक्टर शालिनी की एनालिसिस काफ़ी सटीक थी। अनिका ने भी शालिनी की बात को मानते हुए अपने सर हाँ में हिला दिए। जब शालिनी ने देखा कि अनिका से उसकी हाँ में मिलाई जा रही तो उसने अनिका पर ध्यान देना बंद कर दिया। डॉक्टर शालिनी ने मारवा खानदान के कुछ सदस्यों को देखा, फिर अपनी नाक पर से उंगली घुमाते हुए फिर उनको धीमी आवाज़ में रोहित से कहा, मगर मेरा एक सजेशन है मिस्टर रोहित। ये सुनते ही रोहित ने बड़ी उम्मीद से डॉक्टर शालिनी को देखा। शालिनी थोड़ी देर सोचकर बड़े आराम से रोहित से एक सजेशन दिया, देखिए मिस्टर मारवा, आप जानते कि मिस्टर सुब्रमण्यम की स्टूडेंट रह चुकी हूँ और ही इज़ द मास्टर ऑफ अल्टरनेटिव ट्रेडिशनल मेडिसिन टेक्निकल। आई एम आल्सो फेलियर विद द सम ऑफ दिस टेक्निक एंड टू बी ऑनेस्ट मैं एक्यूप्रेशर के जरिए दादी माँ को टेम्परेली होश में ला सकती हूँ। यह सुझाव सुनकर रोहित थोड़ा सा पजल हो गया। उसने डॉक्टर शालिनी से पूछा, टेम्परेरी से आपका क्या मतलब डॉक्टर शालिनी? डॉक्टर शालिनी ने अपने कोट के पॉकेट में अपने दोनों हाथ डालते हुए फिर से अपनी धीमी मगर कॉन्फिडेंट आवाज़ में उसे कहा, मगर देखिए, एक्यूपंक्चर की नीडल्स की मदद से मैं दादी माँ के ब्रेन में जो क्लॉट हुआ है उसे ब्रेक करके उनके ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन फिर से शुरू करवा सकती हूँ। मगर वह थोड़ी देर के लिए होश पे आ जाएगा, मगर ये ट्रीटमेंट, मेरा मतलब इस ट्रीटमेंट के बाद
डॉक्टर शालिनी की आंखों में कन्फ्यूजन देखते हुए रोहित ने रिक्वेस्ट की, प्लीज डॉक्टर शालिनी, जो भी कुछ हुआ है कहना प्लीज साफ साफ कहिए। डॉक्टर शालिनी इस बार बिना रुके रोहित को जवाब दे, दादी माँ के ब्रेन में जो ब्लड क्लॉट है वह टेम्परेली खुल जाएगा। दादी माँ थोड़ी देर के लिए होश में आ भी जाएंगे, मगर ये सिर्फ एक दिन के लिए। चलो वो एक दिन के लिए फिर से वैसी हो जाएंगी जैसी पहले थी। लेकिन एक दिन के बाद ये सुनकर रोहित का चेहरा तंग हो गया। वह कन्फ्यूजन और टेंशन में बस शालिनी को देखे जा रहा था। जब डॉक्टर शालिनी को लगा कि अब रोहित उसकी बात फिर से सुनने के लिए तैयार है, तो फिर से उसने देखने वाले कहा, रोहित से बात करने लगी, देखिए माँ की कंडीशन बिल्कुल भी इस वक्त ऐसी नहीं है कि अगर उन पर कोई ऑपरेशन होता है और सपोज ऑपरेशन सक्सेसफुल भी होता है तो उनकी ज़िंदगी ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने या फिर 6 महीने एट मैक्स होगी। और अगर ऑपरेशन फेल हुआ तो वह जिस कंडीशन में है उस कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने निकल जाएंगे। अगर आप मेरी माने तो आप मेरे एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट के जरिए दादी माँ को थोड़ी देर के लिए होश में ला सकते हैं, जिससे वह लोगों को बता सकें कि उस एक्सीडेंट के पीछे आर्यन का कोई हाथ नहीं था। बेचारे आर्यन पर लगे इल्ज़ाम मिट जाएंगे। अनिका जो ठीक शालिनी रोहित के पीछे खड़ी थी, यह बात सुनकर हैरान रह गई। डॉक्टर शालिनी का सजेशन किसी प्लान मर्डर से कम नहीं लग रहा था। रोहित भी डॉक्टर शालिनी का सजेशन सुनकर हैरान हो गया। हालांकि डॉक्टर शालिनी की सजेशन से आर्यन पर लगे इल्ज़ाम मिटाने से में रोहित को बहुत बड़ी मदद मिल जाती, मगर यह सवाल सिर्फ आर्यन के इनोसेंस का नहीं था, बल्कि उसकी दादी माँ की जान बचाना था। रोहित ने बड़े कड़क आवाज में डॉक्टर शालिनी से कहा, डॉक्टर आपकी प्रायोरिटी आपकी पेशेंट की जान बचाना होना चाहिए। कुछ भी हो जाए आपका फ़र्ज़ है कि आप अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट दें जो ज़िंदगी के लिए बेहतर है। रोहित की बात सुनकर शालिनी समझ गई कि उसने ओवर कॉन्फिडेंट पे एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने रोहित से कहा, माई अपॉलॉजीज मिस्टर मारवा, वो क्या है न मैं सिर्फ आर्यन को बचपन से देखा है, एंड आई एम रियली वरी फॉर द पुअर, इसलिए शायद मैं यह सजेशन दे बैठी। रोहित ने शालिनी की सजेशन को सीरियसली नहीं लिया। रोहित ने अनिका से कुछ में से अनिका, अब आप बताएं क्या ऑपरेशन हो सकता है नहीं। अनिका को आदत थी अपने पेशेंट के परिवार वालों से ऐसे सवालों को फेस करने की, मगर यह सवाल सिर्फ उसके पेशेंट को बचाने का नहीं था, बल्कि पेशेंट की सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के जरिए अनिका को उसके बेटे तक पहुंचना था। अनिका ये भी जानती थी कि उसके प्रोफेशन का सबसे बड़ा मकसद यह था कि उसके पेशेंट की जान कैसे बचाई जाए। अनिका में ज़मीन की ओर देखते हुए बड़ी धीमी आवाज़ में रोहित से कहा, यस इट इज़ पॉसिबल, दादी माँ का ऑपरेशन हो सकता है। रोहित की आंखों में एक सवाल साफ नजर आ रहा था कि क्या अनिका इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट थी, मगर वह सवाल पूछे उससे पहले अनिका ने रोहित की आंखों में आंखें डालकर उसे जवाब दिया, द सक्सेस रेट 90%, 10% ऊपर वाले की मर्जी। आफ्टर ये भी हो सकता है कि ऑपरेशन के दरमियान कोई बड़ा सा अर्थक्वेक हो और पूरी हॉस्पिटल भी गिर जाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती मिस्टर मार्कर। अनिका की बात सुनकर रोहित को हैरानी तो जरूर हुई, मगर उसने अनिका के हाथों में चमत्कार होते हुए देखा था। डॉक्टर शालिनी अनिका की बात सुनकर बोलने से पहले थोड़ा हंस पड़ी। उसने अनिका से कहा, यह मजाक करने का वक्त नहीं है डॉक्टर अनिका। देखिए मिस्टर रोहित, पेशेंट मेरी ट्रीटमेंट के अंदर मैं जानती हूँ, अगर यहाँ खुद डॉक्टर अमृता मौजूद होती और वह दादी माँ का ऑपरेशन करती तो सक्सेस रेट 30% के ऊपर नहीं था। किसी आम डॉक्टर की बातों में आकर मैं आपको बेवकूफ़ बनने नहीं दे सकती। रोहित को अनिका की बातों पर भरोसा था। उसने डॉक्टर शालिनी की बातों पर ध्यान न देते हुए बड़े कॉन्फिडेंटली पूरे परिवार के सामने अनाउंस किया, मिस अनिका, आप और ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। जब डॉक्टर शालिनी देखे कि रोहित उसकी बातों को मान ही नहीं रहा है, तब उसने अपने आप को शांत करते हुए अनिका को केस टेक ओवर करने के दिया। ये कहते हुए शालिनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि मगर उसे इस बात की यकीन था कि यह डिसीजन लेकर अनिका खुद एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाली थी। शालिनी ये देखना चाहती थी कि अगर दादी माँ का ऑपरेशन बीच में ही दम तोड़ देती हैं तो रोहित अनिका की क्या हालत करेगा। मनी मुस्कुराकर डॉक्टर शालिनी वहाँ से निकल गई। थोड़ी देर में ऑपरेटिंग थिएटर रेडी हो गया। राजलक्ष्मी ने बेंगलुरु हॉस्पिटल से अनिका के असिस्टेंट को ऑलरेडी भेज दिया था। अनिका सर्जरी के वक्त सिर्फ अपने स्टाफ पर भरोसा करना चाहती थी, इसलिए पहले से ही उसने राजलक्ष्मी से कहकर अपने असिस्टेंट को दिल्ली बुला लिया था। अनिका और उसके स्टाफ ने सर्जिकल गाउन पहनने के बाद ऑफिस में केस डिस्कस करना शुरू किया। अनिका ने उसकी एक असिस्टेंट लिली ने धीरे से, डॉक्टर अमृता, पेशेंट की उम्र बहुत ज़्यादा है और रिपोर्ट्स देखकर मुझे लग रहा है कि पेशेंट का ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम उसके दिमाग की क्वालिटी
नहीं बल्कि उसका हार्ट है और ऐसी हालत में ऑपरेशन इज नॉट रिकमेंडेड। फिर आपने ऑपरेशन का डिसीजन क्यों लिया? इट इज़ वेरी रिस्की। अनिका ने लिली के कंधों पर हाथ रखकर कहा, तुम बिल्कुल मत घबराओ, पेशेंट के हार्ट का ख्याल मैं रख लूँगी। आप लोग बस हमेशा की तरह मेरा साथ देना। ऑपरेशन टेबल पर सबसे पहले अनिका ने कुछ सुइयाँ दादीमा की छाती में चुभा दी थे। बहुत ही ध्यान से अनिका ने हार्ट के हर तरफ एक एक सुई चुभाने लगी। अनिका का मेडिकल स्टाफ ये देखकर हैरान हो गया, क्योंकि इस प्रकार की सर्जरी अल्टरनेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर आती थी और उनमें से कोई नहीं जानता था कि देश की इतनी बड़ी न्यूरो सर्जन इस ट्रीटमेंट में भी इतनी एफिशिएंट है। इसके बाद दादी माँ की न्यूरो सर्जरी शुरू की गई। 5 घंटे बाद काफ़ी थकी हुई अनिका ने अपने मास्क निकाला और सर्जिकल ग्लव्स निकालते ऑपरेटिंग रूम से बाहर आई। पिछली रात सनी के दिए ड्रेस का असर अभी भी अनिका को महसूस कर रही थी। आज उसकी एनर्जी थोड़ी कम थी, मगर उसकी एफिशिएंसी में कोई कमी नहीं थी। ऑपरेटिंग थिएटर से बाहर निकलकर पास वाली बेंच पर जाकर अनिका अपना सर दीवार पर रखकर रिलैक्स करने लगी। जैसे उसकी आंखें बंद हुई, उसे कुछ याद आया। उस बच्चे की आवाज़ सुनाई देने लगी, मम्मा, बड़ी दादी माँ को बचा लो। उसी बच्चे की आंखें अनिका की नज़रों के सामने से हटी हुई थी। अनिका को बार बार ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसके किसी अपने की थी। यह ख्याल आते ही अनिका को आंखें खुल गई। अनिका ने देखा कि ग्लास डोर के उस तरफ रोहित वेटिंग एरिया में ऑपरेशन खत्म होने का इंतजार कर रहा था। रोहित का हाथ उसके सर पर था और वो ज़मीन पर अपना राइट पैर टैप कर रहा था। जैसे ही अनिका ग्लास डोर से बाहर निकली, रोहित दौड़कर अनिका के पास आया। रोहित ने अनिका से पूछा, क्या हुआ मिस? अनिका, मुझे बताइए, दादी माँ ठीक तो हैं? रोहित की बातें अनिका के कानों पर जरूर पड़ रही थी, मगर अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये यहाँ वहाँ कॉरिडोर में उस बच्चे को ढूंढ रही थी। जब रोहित ने अनिका को अपनी बातों पर ध्यान न देते हुए देखा, तो उसने अनिका का एक बाजू पकड़कर थोड़ा सख्ती से अनिका से पूछा, मिस अनिका, मैं आपसे मेरी दादी की ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताती क्यों नहीं कैसी है मेरी दादी माँ? अनिका, जो अपनी ही टेंशन में थी, उसने रोहित की आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्या अभी अभी जो कॉरिडोर में बच्चा मेरे पास आया था वह आपका बेटा है? प्लीज़ उसे बुलाइए मेरे पास अभी के अभी। अनिका के मुँह से ये सवाल सुनते रोहित हैरान हो गया। एपिसोड 27। एक लड़की को देखा तो आर्यन आपका बेटा है। बलवीर सर अपनी पलकें झपकाते आर्यन को हैरानी से देख रहे। बलवीर सर की बड़ी सफ़ेद पगड़ी, लंबी सफ़ेद दाढ़ी और चेहरे की गहरी झुर्रियों से भी उनकी हैरानी साफ नजर आ रही थी। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि भले उन्होंने रिया को कभी आमने सामने नहीं देखा था, मगर पिछले 5 सालों से वीडियो कॉल के जरिए रिया से बात करते रहे थे। वीडियो में इंसान अक्सर अपनी असली रूप से थोड़ा बड़ा और मोटा नजर आता था, और इस वक्त बलवीर सर के सामने खड़ा आर्यन रिया से कद में हल्का सा छोटा और रिया से शरीर में काफ़ी कमज़ोर था। मगर आर्यन की शक्ल हूबहू रिया से मिलती, स्पेशली वो आंखें जिन्हें बलवीर सर कभी भूल नहीं सकते थे। जैसे बलवीर सर के मुंह से रिया का नाम निकला था, आर्यन के मन में खतरे की घंटी बज गई थी। वह समझ चुका था कि बलवीर सर रिया को जानते थे। इसलिए बात बनाते हुए आर्यन ने बलवीर सर से कहा, अंकल, मेरी उम्र के लगभग सभी बच्चों की शक्ल एक दूसरे से मिलती है। क्या आप सभी को इस वक्त मेरी शक्ल अपने किसी जान पहचान के बच्चों से मिलाते हुए नजर आ रही है? रोहित और धीरज बलवीर सर और आर्यन के बीच चल रही इस कन्वर्सेशन को समझ ही नहीं पा रहे थे, मगर आर्यन की यह बात सुनकर बलवीर सर अपनी दाढ़ी पर हाथ घुमाते बोले, हो सकता है कि बच्चा जो कह रहा है वही सही है, और फिर मैं तो ठहरा पहलवान आदमी हर किसी को एक ही नज़र से देखता हूँ, शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई। भले ही बलवीर सर ने रोहित और धीरज के सामने ये बात कही थी, मगर अंदर ही अंदर वह इस बात से हैरान थे कि अभी 5 मिनट पहले जिस रिया से उसने फ़ोन पर बात की थी, वह रिया अचानक उनके दुश्मन सुखवीर के शागिर्द का बेटा कैसे बन गया। अपनी इसी हैरानी में बलवीर सर ने रोहित से पूछा, क्या ये तुम्हारा बेटा है? बलवीर सर के सवाल में बेटे शब्द पर खास स्ट्रेस था। बलवीर सर का यह सवाल सुनते धीरज के मुंह से हंसी निकल गई। रोहित ने धीरज की ओर गुस्से से देखकर फिर अपने आप को संभालते बलवीर सर से कहा, जी सर, यह मेरा बेटा है आर्यन। बलवीर सर, जो अभी अपनी दाढ़ी पर हाथ घुमाते उसको सोच में फिर से नीचे बैठा आर्यन की ओर देखा।
मन ही मन सोच रहे कि ये कैसे हो सकता है कि दो बच्चों की शक्ल इतनी मिलती हो। रोहित बलवीर सर से बात कर रहा था, तब बलवीर सर हैरानी से आर्यन की ओर देखे जा रहे थे और बस अपनी लंबी सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ घुमाए जा रहे थे। रोहित को लगा कि शायद बलवीर सर को नहीं लगता कि आर्यन उनकी अकेडमी का स्टूडेंट बनने के लायक था। रोहित चाहता था कि किसी भी तरह आर्यन को बलवीर सर की मार्शल आर्ट अकेडमी में एडमिशन मिल जाए। इसलिए जब रोहित को ऐसा लगा कि बलवीर सर ने आर्यन को रिजेक्ट कर दिया, तो लेकिन बलवीर सर के सामने एक प्रस्ताव रख दिया। ठीक है, फिर मैं आपकी एकेडमी को चैलेंज करता हूँ और मैंने आपको चुने लड़कों को मार्शल आर्ट्स में हरा दिया तो आपकी आर्यन को अपनी एकेडमी में एडमिशन देना होगा। बलवीर सर की ब्रह्मपुत्र मार्शल आर्ट अकेडमी का एक नियम था, अगर कोई उनकी एकेडमी को चैलेंज करता और अगर उस चैलेंज में चैलेंजर जीत जाता तो चैलेंजर की कोई भी बात एक अकेडमी को माननी पड़ेगी, बस वह बात मोरल वैल्यूज के खिलाफ न हो। रोहित के बात सुनकर धीरज की आंखें फटी की फटी रह गई। वह हैरानी में रोहित को का एक हाथ पकड़कर धीमी आवाज में उसके कान में खड़ी, रोहित ये क्या बेवकूफ़ी है, तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो, तुम पता है न इस अकेडमी के स्टूडेंट किस खतरनाक होते हैं और तुम्हारे हड्डियों का पाउडर लेकर जाना होगा मुझे घर पर, तुम इनसे मुकाबला नहीं कर सकते और यह सब तुम किसके लिए कर रहे हो। आर्यन है ही इतना कमज़ोर, इसे कोई नॉर्मल स्कूल में एडमिशन ना होगा तो तुमने सोच कैसे लिया कि बलवीर सर उसे ब्रह्मपुत्र मार्शल आर्ट अकेडमी में आर्यन को एडमिशन दे दें। ये पागलपन बंद करो और चैलेंज वापस ले लो। बलवीर सर अभी भी बड़े ताज्जुब से आर्यन की ओर देखे जा रहे थे। उन्हें बस इस बात से ताज्जुब हो रहा था कि अचानक 5 मिनट में एक बच्चा लड़की से लड़का कैसे बन सकता था। बलवीर सर ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों में आर्यन को घूरते हुए उससे पूछा, क्या तुम एक सचमुच एक लड़के हो। बलवीर सर का सवाल आर्यन और रोहित दोनों के लिए बहुत इंसल्टिंग था। बलवीर सर इस बात से मैं सिर्फ आर्यन की बल्कि रोहित मारवा की भी मेरी ईगो हर्ट हुई थी। रोहित ने आगे आते हुए बलवीर सर से कहा, जी हाँ, आर्यन मारवा मेरा बेटा है। रोहित की बात साथ देते हुए आर्यन ने भी अपने दोनों हाथ कमर पर रखा। बलवीर सर की आंखों में आंखें डालकर कहते कहा, हाँ मैं एक लड़का हूँ। आर्यन के मुँह से बात सुनते ही बलवीर सर ने ऐसे ही रिएक्ट किया जैसे उन्हें कोई बड़ी लॉटरी लग गई हो। वे जोर जोर से चिल्लाने, मिल गया, अरे बादशाहों लस्सी मंगाओ ठंडी, मिल गया। बलवीर सर आर्यन को देखकर समझ गए कि उन्हें अनिका का भी बेटा मिल गया जिसे अनिका 6 साल से ढूंढ रही थी। बलवीर सर एक बड़ी सी स्माइल देते आर्यन के हाथ मसाज करने लगे। उन्हें रोहित की ओर देखकर कहा, वाह बादशाहो, मेरी अकेडमी को चैलेंज करने की बात करके ही तुमने मुझे खुश कर दिया। और इस लड़के के हाथ पाँव को देखो, किसने कहा ये कमज़ोर है, इसके हाथ पाँव मार्शल आर्ट सीखने के लिए ही बने हैं। देख लेना, मेरी ट्रेनिंग के अंदर सबसे तेज़ मार्शल आर्ट सीखेगा। बलवीर सर ने अपना एक हाथ आर्यन के कंधे पर, बलवीर सर के पंजे लगभग आर्यन का पूरा कंधा कवर कर रहे थे। आर्यन को ट्रेनिंग सेंटर की ओर धक्का देते हुए बलवीर सर ने रोहित से कहा, अब तुम जाओ, आज से यह लड़का मेरा स्टूडेंट है, तुम्हारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, रोज़ ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद इसे लेने आ जाना। जैसे सर आर्यन को अंदर ले जाने लगे, धीरे ने आगे बढ़कर बलवीर सर का, पाजी बहन मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, काफ़ी सालों से एकलव्य की तरह आपसे मार्शल आर्ट सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इच्छा कर रखता हूँ कि ब्रह्मपुत्र मार्शल अकेडमी का स्टूडेंट बनूँ और आपका शागिर्द भी। बलवीर सर ने मुड़कर पीछे धीरज को, उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से धीरज को स्कैन किया। बलवीर सर ने धीरज को ऊपर से नीचे तक देखा, और तुमने सोच भी कैसा लिया कि तुम हमारी अकेडमी का हिस्सा बन सकते हो। सर की बात सुनकर धीरज हैरान हो गया। बलवीर सर के सामने बोलने की ना तो धीरज में होती और ना ही उस वक्त उसके मुंह की से आवाज़ निकल रही थी। बलवीर सर आर्यन को लेकर ट्रेनिंग सेंटर की ओर चले गए। धीरज अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जब बलवीर सर ने ट्रेनिंग सेंटर का दरवाज़ा बंद करके धीरे चिल्लाते गए, आप मुझे रिजेक्ट करके उस कमज़ोर मंदबुद्धि बच्चे को एडमिशन दे रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप, बहुत बड़ी गलती। रोहित ने धीरज की ओर गुस्से से देखा और कहा, इस वक्त मुझे तुम मंदबुद्धि नजर आ रहे हो, यू आर मेंटली। धीरज मारवा गुस्से की वजह से एक जगह खड़ा नहीं रह पा रहा था। अपनी दोनों टांगों पर हिलते हुए धीरज ने रोहित से कहा, ठीक है, हो सकता है मैं तुम्हारे लिए जितना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मगर तुम्हारे उस बेटे आर्यन जैसा मंदबुद्धि बिल्कुल नहीं हूँ। तुमने अपनी आंखों से देखा, बलवीर सर ने पहले आर्यन को एडमिशन देने साफ मना कर दिया, फिर अचानक पता नहीं उनकी खोपड़ी क्या खिसक गई कि उसे एडमिट कर लिया और मुझे रिजेक्ट।
मुझ में आखिर क्या कमी है? रोहित ने अकेडमी से बाहर निकलते पीछे चल रही धीरे से कहा, तुम में क्या कमी है? बस तुम्हें अब तक नहीं पता, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। रोहित की बात समझ पाना धीरज के बस में नहीं था। धीरज जब तक रोहित की बात समझने की कोशिश करता, रोहित गाड़ी में बैठकर निकल चुका था। धीरज रोहित की ओर जोर जोर से समझ गाड़ी के पीछे दौड़ने लगा। ब्रह्मपुत्र मार्शल आर्ट अकेडमी का ट्रेनिंग सेंटर एक ओपन ग्राउंड था, जिसके चारों तरफ चेंजिंग रूम्स और लोगों के बैठने के लिए कुछ पवेलियन बनाए गए थे। ट्रेनिंग सेंटर में अलग अलग जगह पर अलग अलग मार्शल आर्ट की टेक्निक भी सिखाई जा रही थी, जिसमें सबसे पॉपुलर और मॉडर्न टेक्निक थी कराटे। ब्रह्मपुत्र अकेडमी दिल्ली के बीचों बीच सिचुएटेड एक ट्रेनिंग ग्राउंड था। इस ग्राउंड पर कई सारे बिल्डर्स और पॉलिटिशियंस की नज़र थी। अगर इस जगह पर कोई मॉल या कोई बिल्डिंग खड़ा कर दिया जाए तो करोड़ों का प्रॉफिट हो सकता है। इस ग्राउंड की वैल्यू आज के ज़माने से कम 80 से 90 करोड़ की थी, मगर बलबीर सर अपनी अकेडमी और अपने हुनर को लेकर बहुत पैशनेट थे। उन्होंने हमेशा से चाहा कि उनके बाद ये मार्शल आर्ट अकेडमी जिंदा रहे। अकेडमी की हालत इस वक्त कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। अकेडमी को देखकर पता चल जाता कि दीवार को काफ़ी मरम्मत की ज़रूरत थी। इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट्स, लेटेस्ट ट्रेनिंग गैजेट्स और काफ़ी ऐसी मॉडर्न एंड इम्यूनिटी की कमी थी ट्रेनिंग सेंटर में। पिछले कुछ सालों से सुखबीर सर की अकादमी पीछे चल रही थी, क्योंकि पिलर अकेडमी उनसे ज़्यादा अच्छे फाइटर्स अट्रैक्ट कर रही थी, जिसकी वजह से बलबीर सर के बिजनेस पर काफ़ी असर हुआ था। बलबीर सर का स्वभाव भी इसी वजह से कुछ ज़्यादा ही चिड़चिड़ा हो गया था। अब चाहते थे आने वाले कुछ वर्षों में अपनी कला और अकेडमी अपने शागिर्द के हवाले करके उसे अपना वारिस बना दे। उनके दो फायदे होंगे, एक तो जाने के बाद उनका कला आने वाला कई सालों तक जिंदा रहेगी, और दूसरी है ज़मीन, जिसे बलबीर सर किसी भी कीमत पर किसी पॉलिटिशियन या किसी बिल्डर माफिया के निजी फायदे के लिए नहीं बेचना चाहते थे। वो भी अकेडमी की रहेगी। बलबीर सर जानते थे कि अगर ये ज़मीन पर बेच देते तो उन्हें ज़रूर इतना पैसा मिलता कि आने वाली जिंदगी आराम से गुजार सके, मगर उन्हें ये भी पता कि वो अपनी कला की विरासत का अंत होगा। जैसे बलबीर सर ने रिया को देखा था, उन्होंने मनी सोच लिया था कि वह अनिका की बेटी रिया को ही अपना वारिस बनाएंगे, और अब उनके पास एक और ऑप्शन भी था, आर्यन। ये बात सच थी कि बलबीर सर की ट्रेनिंग टेक्निक ज़्यादातर लड़कों के लिए इफेक्टिव थी, और इसलिए रोहित ने भी आर्यन के लिए बलबीर सर को चुना। बलबीर सर आर्यन का हाथ पकड़कर उसे अपने ऑफिस में ले गए। ऑफिस की चेयर पर आर्यन को बैठाकर बलबीर सर घुटनों पर बैठ गए और बड़ी बड़ी आंखों से आर्यन को घूरते हुए कहने लगे, आज से मैं तुम्हारे गुरु और तुम मेरे शिष्य, मगर यह रिश्ता तब से होगा जब मैं तुम्हारी माँ से मिलवा दूंगा। तुम जानते हो तुम्हारी माँ का नाम अनिका है, और इससे भी ज़्यादा खुशी की बात है कि अनिका अभी कुछ ही देर में तुम्हारी जुड़वा बहन रिया के साथ ट्रेनिंग सेंटर पहुँच रही है। आज शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन है। बलबीर सर की बात सुनकर आर्यन टेंशन में आ गए। बलबीर सर ने देखा कि अपनी माँ के आने की खबर सुनकर आर्यन खुश नहीं हुआ था। उन्होंने आर्यन से तुम्हारी माँ आने वाली है सुनकर तुम खुश क्यों नहीं हुई? क्या तुम पहले से जानते हो कि अनिका तुम्हारी माँ? आर्यन ने बलबीर सर की बात का जवाब देते हुए कहा। हाँ, मैं सर हिलाया। ये देखकर बलबीर सर हैरान होकर गए। उन्होंने आर्यन से पूछा, तो बेटा प्रॉब्लम किस बात की है, मुझे बताओ। तुम्हें अनिका अच्छी नहीं लगती क्या? इस बात पर तुरंत रिएक्ट करते हुए कहा आर्यन ने कहा, मॉम तो बहुत अच्छी हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर यह मैंने और रिया ने डिसाइड किया था कि जब तक बड़ी दादी का ऑपरेशन नहीं हो जाता तब तक हम मॉम को या डैड को इस बारे में नहीं बताएंगे। मैं और रिया जुड़वा भाई बहन हैं, और दादी माँ को हुसवाने के लिए अभी 2-3 दिन और इंतज़ार करना होगा। आर्यन और रिया की सूझबूझ को देखकर बलबीर सर सरप्राइज हो गए। इतनी सी उम्र में इतना तेज दिमाग और इतनी समझदारी। बलबीर सर को अब इस बात का यकीन हो गया कि उनके बाद ये दोनों बच्चे जरूर उनकी एकेडमी का नाम रोशन करेंगे। तभी बलबीर सर का एक केयर टेकर एक बड़ा सा लस्सी का गिलास लेकर आया। बलबीर सर ने हाथ से गिलास को उठाते हुए आर्यन को ऑफर किया और कहा, बच्चे बाहर धूप बहुत है, ये लो ठंडी लस्सी पियो, तबीयत एकदम मस्त हो जाएगी। लस्सी के गिलास की साइज देखकर आर्यन को चक्कर आ गए। आर्यन कम से कम 4 या 5 दिन में इतना दूध नहीं पीता होगा जितनी उस गिलास में लस्सी थी। आर्यन ने जैसे ही दोनों हाथों से गिलास पकड़ा, वह गिलास काफ़ी हैवी लगा। देखते देखते आर्यन के हाथ से भी गिलास छूट गया। नीचे गिरा गिलास को देखकर लेकर, ठीक है, फिर आज से तुम मेरे शागिर्द हो। सर की बात सुनकर आर्यन ने अपनी एक ऑफर रख दी। आर्यन ने बलबीर सर से कहा, अगर आप
प्रॉमिस करते कि आप मॉम या डैड से मेरे और रिया के और राज के बारे में नहीं बताएंगे तो मैं भी आपका स्टूडेंट बनूंगा। बच्चे की डिमांड सुनते ही बलवीर सर को शौक लगा। उन्होंने अपने बड़े एटीट्यूड से आर्यन से कहा, और अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो? तब आर्यन ने कह दिया, तो फिर मैं आपका स्टूडेंट नहीं बनूंगा। अभी बलवीर सर और आर्यन को आगे बात कर ही रहे थे कि बाहर से रिया की आवाज़ आई। बलवीर सर, बलवीर अंकल कहाँ हो आप? रिया की आवाज़ सुनते ही बलवीर सर ने अंदर से आवाज़ लगाते हुए कहा, अरे रिया, अनिका तुम आ गए आज मेरे पास। तुम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सरप्राइज़ है।